बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी जो लेटेस्ट सूरत हाल अब तक की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा वीलॉग की टाइमिंग ऊपर नीचे हो रही है। मैं जब से हज करके आया हूँ तो थोड़ा सा चीज़ें रूटीन में नहीं आ रही। अब मेरी खुद की भी ज़रा थोड़ी सी थकावट भी होती है, बाकी चीज़ें भी हैं, लोग भी मिलने आ रहे हैं। लिहाजा एक दो दिन और आप इंतज़ार कर लें, चीज़ें सारी बिल्कुल टाइमिंग ठीक हो जाएगी हर चीज़ की। अब मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि ईरान ने जब जवाबी हमला किया इसराइल के ऊपर, तो इसराइल या अमेरिका या इसराइल के इत्तेहादी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने बड़े नुकसान के बाद ईरान इस तरीके से अटैक करेगा। अब नुकसान जो हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब तक की जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने इसराइल की बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं, बहुत सारे जो अहम एरियाज हैं उनको टारगेट किया है। इसराइल की जो एक एयरबेस है उसको बहुत बुरी तरह तबाह किया, ईरान की जानिब से किया गया। और साथ ही साथ जो उनकी वजारत दिफा के दफ्तर हैं उनको तबाह कर दिया। यानी जो जिसको पेंटागन कहते हैं आप इसराइल का, जैसे अमेरिका में एक पेंटागन है वैसे ही इसराइल का अपना तेल और वेब केंद्र मरकज है, तो उसे ईरान ने तबाह किया बुरी तरह। उसके मनाजिर जब फिल्माए जा रहे थे और जब स्काई न्यूज का रिपोर्टर वहां पे रिपोर्टिंग कर रहा था तो उसको फिर रिपोर्टिंग के दौरान देखा गया, उसको हटाया गया वहां से कि यहां से हट जाओ, इसको मत फिल्माओ। तो इसराइल ने इंटरनेट भी बंद किया बीच में कुछ देर के लिए ताकि उसकी तबाही कम से कम दिखाई जा सके, लेकिन ये तबाही छुपाई नहीं जा सकती। जब भी किसी शहर में या किसी मुल्क में जाकर मिसाइल गिरते हैं ना, वो फिर तबाही अब छुपा नहीं सकते, आप उसको दुनिया से बचा कर नहीं रख सकते इस जदीद दौर में, क्योंकि कहीं ना कहीं से वीडियोस बन जाती हैं, तस्वीर बन जाती हैं और वो सामने आ जाती हैं। तो अब तक की जो इतला आ रही है उसमें इसराइल का जानी नुकसान तो कम हुआ है, ईरान का जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। 70 के करीब लोग उनके शहीद हो गए थे जो पहला हमला था उसमें। उसके बाद लगातार जो है वो इसराइल अटैक करता चला जा रहा है। लेकिन ईरानी अटैक जो इसराइल के ऊपर हुआ है उसमें अब तक की इतला के मुताबिक 80 लोग जख्मी हैं और 5 इसराइली हलाक हुए हैं, जिनमें एक खातून भी है। दूसरी जानब ईरान का इसमें नुकसान ज्यादा है। अब तक ईरान ने क्या हासिल किया और इसराइल ने क्या हासिल किया इस लड़ाई में, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। फिर मैंने कुछ बड़े आम फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने हैं पाकिस्तान को लेकर। नंबर 1, इसराइल ने सबसे पहले जो अटैक किया उसमें उन्होंने पहली चीज साबित की कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत बेहतरीन थी और उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के जरिए से ईरान के उन मुकामात पे हिट किया जहां पे उनके अहम लोग मौजूद थे। हालांकि जंग का खतरा था, इन लोगों को महफूज करना चाहिए था, लेकिन जो इसराइली इंटेलिजेंस है उन्होंने अपनी बढ़तरी यहां पे दिखाई पहले हमले की बात कर रहा हूं। और दूसरी जो इसराइल ने कामयाबी हासिल की वो ये कि उन्होंने ईरान की जो फौजी क़यादत है, मेन लोग हैं, उन्हें शहीद कर दिया। लेकिन ईरान ने फौरी तौर पे मुतबादिल क़यादत जो है वो खड़ी की और हैरान कुन हद तक वो मजबूत आसाब के साथ सामने आए और इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद वो ऐसे खड़े हुए थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीसरा, इसराइल ने ईरान के अहम साइंसदानों को निशाना बनाया। देखिए, ये एक ऐसी चीज होती है जिसकी परवाही नहीं हो सकती। इंसानी दिमाग ये बड़ी कीमती चीज है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो बड़े कीमती लोग होते हैं। यानी एक जो साइंटिस्ट है वो आप कह सकते हैं कि 1 लाख ताकतवर सिपाहियों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बाज़ होता है, क्योंकि वो जो हथियार बनाता है उससे आप मुकाबला कर सकते हैं बड़ी से बड़ी ताकत का। लिहाजा यहां पे जो ईरान का नुकसान हुआ है ये नाकाबिल तलाफी है। अहम साइंसदानों को निशाना बनाया गया। लेकिन ईरान के पास सिर्फ यही साइंसदान नहीं थे, उनके पास और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और पूरी एक टीम है जो काम करती रहती है। तो ईरान में जो दावे सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नुकसान तो हुआ है लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, ईरान एटमी कुव्वत बनेगा, वो ये कहते हैं। और एक और चीज जो चौथी है, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो ईरानी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया ये काबिल तलाफी है। ये जो नुकसान पहुंचाया गया इसका भरवाई हो सकती है। और इसके अंदर अच्छा, ये जो हरकत की है ना इसराइल ने, इसको लेकर रशिया और चीन इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, दीगर मुल्क भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ये रेड लाइन है, ये आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे ताबकारी फैल सकती है, बड़े खौफनाक हालात हो सकते हैं और इसराइल ने यह बड़ा रिस्क लिया है। अब यहां जो नुकसान हुआ इसकी भरवाई तो हो जाएगी, चंद दिनों में हो जाएगी और ईरान दोबारा से अपने काम पे लग जाएगा। लेकिन क्या यह लड़ाई यहां रुक जाएगी, एक बड़ा सवाल है। इस वक्त इसराइल को मगरिब की सपोर्ट मिलती चली जा रही है। अवाम ये कह रही है, पब्लिक ये कह रही है हर जगह पे कि इसराइल ने ये अटैक करके गलत किया, लेकिन मगरिब या उनका मीडिया जो है वो ये बयानियां बना रहा है कि ईरान इतना खतरनाक है कि उसके ऊपर अटैक करना बहुत जरूरी था। जैसे इराक के बारे में बयानियां बनाया गया, जैसे लीबिया के बारे में बयानियां बनाया गया, जैसे अफगानिस्तान के बारे में बयानियां बनाया गया, जैसे शाम के बारे में बयानियां बनाया गया। तो इसी तरह यह बयानियां एक और अब तैयार किया जा रहा है और यह बयानियां है ईरान के खिलाफ, और इसी तरह का बयानियां बना के फिर अटैक किया जाता है। लेकिन ईरान ने रिटेलिएट बड़ा खौफनाक किया है और अभी सारी दुनिया इकट्ठी होकर ईरान पे अटैक करने की पोजीशन में है या नहीं, ये सवाल हम अभी आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ईरान के साथ आप वो नहीं कर सकते जो आपने माजी में कुछ मुल्कों के साथ किया है। यहां पे बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं इस वक्त आलमी सतह के ऊपर, चीन है, रशिया है और ममालिक है, पाकिस्तान है, इस्लामी ब्लॉक है। ये तो नहीं हो रहा कि इस्लामी ममालिक ईरान के साथ खड़े होकर लड़ पड़ेंगे, 2-4 मुल्क ही खड़े हो जाए, लेकिन नहीं खड़े हो रहे ना। लेकिन अगर सारी दुनिया मिलकर ईरान पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है तो फिर ऐसे में इनकी रेलिवेंस बढ़ जाएगी,
क्योंकि इनकी बेसिस हासिल किए बगैर ये करना मुमकिन नहीं होगा। और ईरान के चारों तरफ जो ममालिक हैं वो मुसलमान मुल्क हैं। क्या तुर्की की सपोर्ट हासिल की जा सकेगी, सऊदी अरब की, यूएई की, कि अपनी बेसिस आप दे दें हमने ईरान को मारना है? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन होगा। और इराक के अंदर अगर ये इस तरह की कोई बेसिस या कुछ चीजें बना के ईरान के साथ लगातार एक अटैक में आते हैं तो उसमें भी कोई इतनी कामयाबी नहीं मिलेगी। वजह यह है कि इराक के अंदर पहले ही खाना जंगी जैसी सूरत है और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा नेटो फोर्सेस के लिए अपने आप को एक ऐसी लड़ाई में लेकर आना। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि इसराइल ने क्या हासिल किया। अब आए कि ईरान ने क्या हासिल किया। ईरान ने एक तो दुनिया को हैरान किया कि फौरी तौर पे जवाबी हमला किया 24 घंटे के अंदर, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इतने बड़े फौजी और साइंसी नुकसान के बाद, एटमी नुकसान के बाद, इतना बड़ा नुकसान जो ईरान का हुआ, उसके बाद क्या इमीडिएटली ईरान रिस्पॉन्ड कर सकता था? यह सवाल सबके ज़हन में तो था, लेकिन सबको अंदाजा था कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं करेगा। 24 घंटे के अंदर ईरान ने जवाबी हमला किया। दूसरी चीज जो ईरान ने हासिल की वो ये कि पहली बार इसराइल में इतनी बड़ी तबाही हमने देखी है। वहां एयरबेस की तबाही देखी है, बिल्डिंग्स की तबाही देखी है, जहां पे इनका डिफेंस का ऑफिस था उसकी तबाही देखी है, इकोनॉमिक जहां से इनका वो मईशत चलती है, वहां पे एक वजारत खजाना का एक वो बना हुआ एरिया, वहां पे हमने तबाही देखी है। बहुत सारी बिल्डिंग्स हमने गिरती हुई देखी है। वो मनाजिर जो हम गजा में देखते रहे बड़े लंबे अरसे से, इन्होंने हजारों टन बारूद गजा के ऊपर बरसाया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि 1 लाख टन बारूद इसराइल ने गजा के ऊपर बरसा दिया गुज़िश्ता 2 साल में। ऐसी तबाही फेरी है 2-2.5 साल में गजा के अंदर, और हमने गजा को मलबे का ढेर बनते हुए देखा है। अब उससे मिलते जुलते मनाजिर हमें पहली मर्तबा तारीख में इसराइल में नजर आए हैं। अब ये जो इतनी बड़ी तबाही है, ये ईरान ने पहली चीज एक और ये अचीव की कि उन्होंने दिखाया दुनिया को कि यहां पे भी बम गिर सकते हैं, ये बिल्डिंगें भी गिर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि इनको नुकसान नहीं हो सकता। दूसरा जो इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। उसको आयरन डूम कहते हैं। इसराइल इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है। उसकी एक रीजन है, वो एक छोटा सा मुल्क है, चारों तरफ मुसलमान मुल्क बैठे हुए हैं, और उसको हर वक्त इस बात का खतरा रहता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बम या कोई ना कोई मिसाइल या कोई ना कोई चीज आ जाएगी। तो उसने दुनिया का बेहतरीन, अमेरिका के साथ मिलकर, दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों के साथ मिलकर अपना एक आयरन डूम का सिस्टम बनाया हुआ है, जदीद तरीन जो एयर डिफेंस सिस्टम है। वो ब्रीच हो गया, ईरान ने उसको ब्रीच किया है। और ऐसा नहीं है कि ईरान के सारे मिसाइल जाके टारगेट पे लगे। अगर आप वो विजुअल्स देखें मनाजिर, तो आपको नजर आता है कि ईरान की जानिब से आने वाले बहुत सारे मिसाइल्स या ड्रोन्स, उनको वो टारगेट कर लेता है। इसराइल उन्हें टारगेट कर लेता है, हवा में रोक लेता है। लेकिन पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था, कि बहुत बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल्स वो आए हैं और आकर हिट किए हैं अपने टारगेट्स के ऊपर। तो एक तो उन्होंने ये मिथ तोड़ दी, ये मिथ उन्होंने तोड़ दी ईरान ने कि इसराइल के शहरों के ऊपर अटैक नहीं हो सकता, या जो आयरन डूम है उसको डिसीव नहीं किया जा सकता, या इसको ब्रीच नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इसको तोड़ा और तोड़ के जाके मारा। अब जो जंग की हिद्दत है, ईरान ने एक और चीज जो हासिल की वो ये कि जंग की हिद्दत को, उसकी शिद्दत को इसराइल तक पहुंचाया है। इससे पहले इस जंग की शिद्दत मुसलमान मुल्कों में रहती थी, या गाजा में रहती थी, या ईरान में रहती थी, या लबनान में रहती थी, लेकिन शाम में रहती थी। अब ये जो जंग की शिद्दत है ये पहुंची है इसराइल के शहरों में। तो वहां पे हम मनाजिर देख रहे हैं, उनके लोग बहुत परेशान हैं। एक तरफ मैंने आपको बताया था कि जो ईरानी है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि मजीद अटैक किया जाए, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया और दिखाया भी कि जिस तरीके से जो इसराइली शहरी है वो बंकर्स के अंदर जाकर छुप गए हैं, जेर जमीन उनके जो बंकर्स बने हुए हैं वहां पे जाके छुप गए हैं और वहां पे अपने आप को महफूज कर लिया उन्होंने। तो इसीलिए उनका जानी नुकसान भी कम हुआ है। अब नाज़रीन, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको अगर आप देखें तो वो इस तरह दिखा रहे हैं जैसे ईरान ने इसराइल के सिविलियंस के ऊपर अटैक कर दिया। और उसका रीजन एक ये भी है कि जो सिविलियन एरियाज हैं इसराइल में, वो उसके साथ ही उन्होंने अपनी दिफाई तरसीबात भी लगाई हुई, वो बिल्कुल करीब करीब है। तो वो अटैक होगा तो ये तो चीजें होती हैं। ईरान के अंदर भी सिविलियंस की शहादतें हुई हैं। लेकिन मुझे हैरत होती है कि जो आलमी मीडिया है वो छोटी सी खबर चलाता है फलस्तीनी बच्चों की शहादत के ऊपर। हजारों फलस्तीनी बच्चे शहीद कर दिए गए हैं। 50-60 हजार के करीब फलस्तीनी जो है वो शहीद किए गए हालिया इसराइली हमलों में। टनों के हिसाब से बारूद रोजाना की बुनियाद के ऊपर गिराया जा रहा था गाजा के ऊपर, तो छोटी खबर बनती थी। और आज ये जो है बहुत बड़ी बड़ी खबरें बन रही हैं पूरी दुनिया में। चीन ने नाज़रीन ओपनली अनाउंस किया है वो खड़ा है साथ ईरान के, और वो इसराइल की मजम्मत कर रहा है। रूस ने भी ईरान के साथ खड़े होने का फैसला किया है। अब पाकिस्तान को भी ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। उसके रीजन है, उसकी टेक्निकल रीजन मैं आपको बताता हूं वो क्या। जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया ना, तो इसराइल ने पूरी सपोर्ट की थी इंडिया की, और वो एक मरतबा नहीं की, वो हर मरतबा की है। इसराइली वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट मैंने आपको कल निकाल कर सुनाया था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमारे पास मौका था, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान को रोक देते कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना बनता, यानी उस वक्त ये पाकिस्तान पे अटैक करते इंडिया के साथ मिलकर, और ये चीजें थी भी। लेकिन अब आप ये देखना, पाकिस्तान सबूतों की बात कर रहा है, पाकिस्तान चीजें दिखा रहा है कि किस तरीके से भारत ने जो हथियार इस्तेमाल किए पाकिस्तान के खिलाफ,
उनमें इस्राएली हथियार भी इस्तेमाल किए। ये पाकिस्तान की जानिब से दावा भी किया गया था। ये असद कैसर साहब ने इस पर एक स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा जी भारतीय हमले में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो इस्राएली थे और पाकिस्तान को इस पर संजीदा हिकमत अमली अपनानी होगी। और ये घिनौनी साजिश थी जो मिलकर की थी इन्होंने, भारत ने और इसराइल ने। तो देखिए, जब भी भारत पाकिस्तान पे अटैक करता है तो इसराइल करता है ना भारत को सपोर्ट। तो अब ईरान की और इसराइल की लड़ाई है, तो अगर पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करेगा तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। भी जब इसराइल खुलकर भारत को सपोर्ट करता है कि मारो पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता कि मारो इसराइल को? फिर ये तो ऐसे को तो ऐसा है ना भी जैसी करनी वैसी भरनी। यही तो इंटरनेशनल लॉ है, यही तो ये यूनिवर्सल लॉ है कि आप जो करेंगे वही आपके सामने आएगा। इसराइल ने हमेशा भारत को सपोर्ट किया पाकिस्तान को मारने के लिए। तो अब उसी इसराइल के ऊपर जब ईरान अटैक कर रहा है या ईरान और इसराइल की लड़ाई चल रही है, तो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करनी चाहिए ईरान को। ये तरीकाकार तो यही है ना। अगर इसराइल समझता है कि पाकिस्तान उसके लिए खतरा है, तो पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए कि इसराइल पाकिस्तान के लिए खतरा है और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के दुश्मनों की मदद की है इसराइल ने। अब ये मुतालबा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ना बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज भी इसराइल की तरफदारी कर रहे हैं, यानी खामोशी से कर रहे हैं लेकिन इसराइल की तरफदारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आवाज उठाई, जैसे कि सेनेटर मुश्ताक साहब हैं। उन्होंने जब ये कहा कि उर्दन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उर्दन इसराइल से आने वाले हथियारों को नहीं रोक रहा अपनी एयर स्पेस में और ईरान से आने वाले हथियारों को अपनी एयर स्पेस में रोक रहा है, ये ज्यादती है। उन्होंने ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई। तो अहमद कुरैशी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और इन्होंने इसराइल का दौरा भी किया था मुबैना तौर पर। तो अहमद कुरैशी साहब जो है ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ना सिर्फ करीब है बल्कि मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। हैं तो ये जर्नलिस्ट, लेकिन इनके बारे में दावा है कि ये इसराइल को लेकर के एक अलग नुक्ता नजर रखते हैं और इनके बारे में ये भी दावा है और मुबैना तौर पे इन्होंने इसराइल का दौरा भी किया हुआ है। और ये बात अभी जो है वो सेनेटर मुश्ताक साहब ने दोबारा से इनको गिनवाई भी है। मामला यह है नाजरीन कि अहमद कुरैशी साहब ये कहते हैं सेनेटर मुश्ताक साहब के गिले पे, आप अंदाजा करें ना किस तरफ चल रही है पाकिस्तान की पॉलिसी। ये वो लोग हैं जो फौज के बहुत करीब है या फौजी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। वो कहते हैं जी कि उर्दन के शाहीनों को सलाम है जो अपनी फिजाओं का दिफा कर रहे हैं। उर्दन के बाद मशरिक वस्ता में कई बेहतरीन एयर फोर्सेज में से एक है उनकी एयर फोर्स। आपके इत्तेहादी खुमैनियों ने 1979 से उर्दन को खाना जंगी में धकेलने की कोशिश की है जो नाकाम रही है। उर्दन को पूरा हक है कि वो ईरानी मिसाइल और ड्रोन गिराए और खुमैनियों के मंसूबे को नाकाम बनाए। ये जनाब अहमद कुरैशी साहब हैं जो इसराइल का दौरा भी करते हैं। अब आप अंदाजा कर लें पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इमरान खान को ब्लेम कर रहे हैं। यानी मैं देखता हूं कि ये ज़हनी मरीज बन गए हैं इस वक्त। जितने भी टाउट्स हैं या टाउट्स के अलावा आप सियासी जमातों के जो करीबी सहाफ़ी हैं पीडीएम के, वो सारे के सारे ज़हनी मरीज बन गए हैं। ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि सियासतदान भी। वो उठा के सारा इल्जाम इमरान खान पर लगा रहे हैं और इस लड़ाई को इमरान खान के खाते में डाल रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जेल से बैठकर ट्वीट क्यों नहीं किया अभी तक। भाई इमरान खान से मुलाकात करवा दे, ट्वीट आ जाएगा। पहले भी मैंने आपको 10 दफा ये कहा है कि आपको किसी भी चीज पे इमरान खान का मौक़िफ़ चाहिए, आप इमरान खान की किसी एक आदमी से मुलाकात करवा दें, वो मौक़िफ़ बाहर आ जाएगा। भी जब एक आदमी जेल के अंदर बंद है, उससे कोई मिल ही नहीं रहा, उसका कोई पैगाम बाहर ही नहीं आ रहा, तो वो किस तरीके से फिर इसराइल की मजम्मत करे। और आज तक जितनी मजम्मत इमरान खान ने इसराइल की है ना, ये सियासी खानदान दो है पाकिस्तान में, एक जरदारी खानदान है और एक शरीफ खानदान है। इन दोनों खानदानों के तमाम अफराद ने मिलकर आज तक इसराइल की इतनी मजम्मत नहीं की जितनी अकेले इमरान खान ने की है। जेल से बैठकर भी की है, बार बार की है, इसकी कीमत भी चुकाई है। इमरान खान के रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट पड़े हुए कि किसी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा जब तक कि फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता। वो कायदे आज़म की मिसाल देते हैं। बल्कि इमरान खान ने यहां तक कहा था कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैं ये करता हूं तो फलस्तीनी लोग शहीद हो रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल करार दिया था। इमरान खान ने दुनिया में बताया था कि इसराइल क्या कर रहा है। और आज इमरान खान को ये कहते हैं यहूदी एजेंट। यही ख्वाजा आसिफ, यहां स्टेटमेंट पड़ा हुआ है मेरे सामने, मैं आपको सुनवा भी सकता हूं लेकिन आपको बता देता हूं ख्वाजा आसिफ ने कहा क्या था। यही ख्वाजा आसिफ जब अमेरिका में जाते हैं तो वहां जाकर कहते हैं कि हम बड़े लिबरल लोग हैं, हम बड़े खुले डुले लोग हैं, हम यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, सबके साथ चल लेते हैं। यानी ये ख्वाजा आसिफ साहब के वहां पे इस किस्म की बातें थी ना। और इमरान खान जो है ना वो कट्टर मजहबी किस्म का आदमी है, तो उससे आप उम्मीद ना रखें। यानी लुब्बे लुबाब ये था वहां कहने का कि हम लिबरल हैं, इमरान खान मजहबी है और इमरान खान के फॉलोअर भी मजहबी है। ये जाकर अमेरिका में ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन वही ख्वाजा आसिफ जब पाकिस्तान पहुंचता है तो यहां पे आके कहता नहीं, इमरान खान जो है ना वो यहूदी एजेंट है। अंदाजा करें आप अंदाजा करें इनकी मुनाफकत का, आप अंदाजा करें इनके झूठ का, इनके फ्रॉड का, इनकी बेईमानी का। और आज एक आदमी को जकड़ के जंजीरों के अंदर कह रहे हैं ट्वीट क्यों नहीं कर रहा। भाई उससे तुम किसी को मिलवाओ और फिर देखो वो ऐसा ट्वीट करेगा या ऐसा स्टेटमेंट देगा कि जो नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों बाहर है ना, उनसे कोई नहीं पूछता कि क्यों नहीं अभी तक ट्वीट किया। भाई नवाज शरीफ ने आखिरी ट्वीट क्या किया था? नवाज शरीफ ने यही बात की थी ना नरेंद्र मोदी के बारे में
कि नरेंद्र मोदी साहब जहाज आपका गिर गया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो नरेंद्र मोदी जिसका मियां साहब कभी नाम भी नहीं लेते थे, जहाज गिरने पे उसका नाम लिया उन्होंने। और अब इस मामले में नवाज शरीफ साहब कहां खड़े? वो क्यों नहीं ईरान के हक में ट्वीट कर रहे हैं? वो क्यों नहीं इसराइल के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं? जब लोग दबाव डालेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, फिर एक गोलमोल किस्म का ट्वीट करेंगे। छोड़े ना इमरान खान को, देखिए आपको पता चलता है ट्वीट कैसे होता है। तो ये जो बाहर बैठा हुआ एक आदमी है जो पाकिस्तान में 3 दफा वज़ीर आज़म रहा, उससे कोई नहीं पूछा। वो जो जेल के अंदर बंद है, जिससे मुलाकात बंद की हुई है, उससे पूछ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल है। नाज़रीन, ईरान ने एक और दावा किया और वो दावा ये है कि एक और F-35 गिरा दिया गया है। ये अमेरिकी साख्ता जहाज है 5th जनरेशन का, और वो कह रहे हैं जी हमने एक इसराइली पायलट भी पकड़ लिया है। अब अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक पायलट भी पकड़ लिया इसराइली, और एक और तैयारा गिरा दिया, वो भी F-35, जिसे इसराइली पायलट इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है, और ईरानी मीडिया इसका दावा लगातार कर रहा है। नाज़रीन, नेतन्याहू की घबराहट देखी जा सकती है उसकी लेटेस्ट वीडियो के अंदर, और उसमें नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से एक दरखास्त की है कि वो हुकूमत को तब्दील कर दें ईरान में। इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि जब लड़ाई हो जाती है ना, तो जितनी मर्जी सियासी मुखालफत हो, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में सारे इकट्ठे हो गए थे ना, सियासी मुखालफत के बावजूद। तो ये नेतन्याहू को ये वाली बात समझ नहीं आती। आज ईरान के अंदर अगर लोग ईरानी हुकूमत से खुश नहीं भी हैं, तो वो भी ईरानी हुकूमत के साथ खड़े होंगे, ईरानी फौज के साथ खड़े होंगे। ये आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। या तो इसराइल आकर ईरानी सरजमीन पे उतरे, क्या वो ये जुर्रत कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, वो मुकाबला ही नहीं कर सकते इनका। या वो अंदर बगावत पैदा करें, तो वो बगावत तो हो नहीं सकती, उनका कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो यहां पे नेतन्याहू की घबराहट और परेशानी नजर आ रही है, उसकी बुखलाहट नजर आ रही है कि अब वो ईरानी अवाम से भी अपील कर रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में उसको इस बात का आइडिया नहीं था कि इसराइल के अंदर जो इमारतें हैं वो ऐसे मलबे का ढेर बनेगी कभी, और ये ईरान कर गुजरेगा। इसमें एक चीज और क्लियर होती है, ऐसा लगता है कि इसराइली इंटेलिजेंस चाहे बहुत अच्छी है, लेकिन इस इंटेलिजेंस को ईरान की मुकम्मल सलाहियत का अंदाजा नहीं था। इन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि ईरान की सलाहियत किस लेवल पे है, और वो कहां तक जाकर अटैक कर सकता है, और वो क्या कर देगा। तो ईरान ने वो करके दिखा दिया। नाज़रीन, मैं कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये लड़ाई अभी चल रही है और ये लड़ाई लंबी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ये जल्दी रुकने वाली लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से इसराइल ने इस लड़ाई को छेड़ा है, और जैसे अब मगरिब इसराइल के साथ खड़े हो रहा है, जैसे ईरान के साथ थोड़ी बहुत अलाइनमेंट हो रही है कुछ फोर्सेस की, तो ऐसा लगता है कि लंबी चलने वाली लड़ाई है, छोटी लड़ाई ये नहीं है। और ईरान बहुत बड़ी फौजी कुव्वत है, उसके बाद बहुत ज्यादा हथियार है। ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। वो कह रहे हैं हम अपना खैबर मिसाइल जो है वो भी दागेंगे, और दुनिया हैरान हो जाएगी। दुनिया को तब पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा मिसाइल है और हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है। अभी ईरान क्या करता है ये हम देखते हैं, लेकिन आज के दिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अमेरिका में हो रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद हैं अमेरिका में। ये अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं, और सब पूछ रहे हैं कि दौरे का मकसद क्या है, वजह क्या है। इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन ये अमेरिका के दौरे पर गए हैं, और वहां जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बहुत बड़े पैमाने पर निकलकर उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में एक डिक्टेटरशिप कायम की हुई है, पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, फस्तायत, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, आजादी इज़हार राय पर पाबंदी है। पाकिस्तान में अदलिया को यरगमाल बना लिया गया है, पार्लिमान को यरगमाल बना लिया गया है, पाकिस्तान का मीडिया जो है उसे कैद कर दिया गया है, जबरी तौर पर इंसानों को गुमशुदा किया जा रहा है। और इन सारी चीजों के लिए वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं। और अब जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ अमेरिका में एक बड़े एहतजाज का उन्होंने प्लान किया हुआ। लोग इकट्ठे हो रहे हैं अब तक की इत्तला के मुताबिक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस तरफ जा रहे हैं। लोग कनाडा से आए, बहुत दूर दूर इलाकों से आए। तो देखना यह है कि कितना सक्सेसफुल रहता है उनका यह एहतजाज और उसका इंपैक्ट। क्योंकि देखिए, आर्मी चीफ के खिलाफ इस एहतजाज को रोकने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, सफारत खाने ने और हुकूमत ने पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश की। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अगर वो ये एहतजाज कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है आर्मी चीफ के लिए। शर्मिंदगी का बायस तो बनेगा ही। तो देखते हैं क्या होता है इस पे, फिर हम बात करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।